हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जो प्रमुख मुद्दा मुकाबला में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो है गंगा किनारे लाशों का सच क्या है। सोशल मीडिया पर गंगा किनारे तस्वीरें जो दिखाई गईं वो जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे ज्यादा वीडियो प्रयागराज शहर का फैलाया गया और कहा गया इस पर खूब जबरदस्त राजनीति भी, और कहा गया कि कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई कि लोगों को अंतिम संस्कार कराने का मौका तक नहीं मिला और उनकी लाशों को बस यूं ही प्रवाहित कर दिया गया गंगा जी में। शमशान घाट की तस्वीरें विदेशी अखबारों में खूब छपी, लेकिन इन तस्वीरों का सच क्या है? क्या सिर्फ इतना भर कि ये कोरोना की प्रताड़ित लोग हैं जिनकी लाशें हैं, या फिर कहानी कुछ और है? आइए अब आपको हम इस कहानी का कुछ ऐसा पन्ना दिखाते हैं जिसके बाद आपको यकीन होगा यह कहानी पुरानी है, इसे एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अब हम आपको 2015 के अखबारों की कटिंग्स दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दैनिक जागरण अखबार में 14 जनवरी 2015 की हेडलाइन थी, गंगा में उतारे गए और तैरते हुए 100 से अधिक लाशें। यह दैनिक जागरण की हेडलाइन है 2015 की। 2015 जनवरी की 14 तारीख की अमर उजाला अखबार की यह खबर आपके सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्नाव में गंगा में बहती हुई 104 लाशें मिली, इससे हुई सनसनी। आपने देखा, ये 2015 के दो अखबारों की प्रमुख कटिंग है, हेडलाइंस हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद एएनआई की स्मिता प्रकाश ने 13 जनवरी को 2015 में ट्वीट किया था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गंगा में सैकड़ों लाशें तैर रही हैं, और यह ट्वीट के साथ साथ उन्होंने उसकी तमाम तस्वीरें भी साझा की थी। उसी वक्त कांग्रेस में तब रह रही प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि अब शिवसेना में हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज कहां व्यस्त हैं? दिल दहलाने वाली तस्वीरें उन्नाव की हैं, उत्तर प्रदेश की गंगा में तैर रही हैं 100 से अधिक लाशें। ये सभी तस्वीरें ट्वीट की गई और साल 2015 की ट्वीट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उस समय देश में कोरोना नहीं था, किसी ने कोरोना वायरस के बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन ये 2015 की तस्वीरें और हेडलाइंस अभी हमने आपको दिखाई हैं, जो गंगा में तैरती लाशें या दफन की गई लाशें भी हैं। इसके साथ साथ अब इस पर जबरदस्त तरीके से सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि अब हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 2018 में फिर से खबर छपी थी। जागरण ही अखबार है जिसमें यह खबर छपी थी, जिसको अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें यह 2018 में खबर छपी थी कि जब कुंभ की तैयारियों के लिए प्रयागराज का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था, उस वक्त बड़े पैमाने पर दफन की गई लाशें दिखाई गईं। दो तस्वीरें अभी आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2018 की यह तस्वीर है जहां पर दफन की गई लाशें आपके सामने हैं, और फिर यही तस्वीर या इसी तरह की तस्वीर 2021 मई में भी सार्वजनिक की गई और कहा गया कि देखिए, कोरोना की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई है कि लोगों का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा, लोग और अपने परिजन अपनों को बस दफना कर चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। अब जरा आप बताइए, क्या इसके बाद भी स्थिति लोगों को समझ में नहीं आ रही? तो यानी कि 2015-2018 में भी गंगा के पास लोगों को ऐसे ही दफनाया जाता था, लाशें गंगा में प्रवाहित हो रही थी। यह हो सकता है कि कोरोना की वजह से यह संख्या बढ़ी हो, लेकिन सिर्फ कोरोना की वजह से लोगों ने यह सब कुछ किया, यह अपने आप में सत्य नहीं हो सकता। इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं हम, और इसीलिए आपको हम दैनिक जागरण अखबार के फोटोग्राफर मुकेश कनौजिया की बात सुनाते हैं, जिन्होंने 2018 में प्रयागराज में अपने कैमरे से यह तस्वीरें खींची थी। फोटो जर्नलिस्ट मुकेश कनौजिया बता रहे हैं इस पूरे मामले का सच। सर, ये जो तस्वीर है वो मार्च 2018 की है, जब कुंभ के 2019 की तैयारी चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था सिंगवेरपुर धाम पर। सर, उस समय न कोरोना काल था सर, और न ही मतलब इस तरह की आपदा थी। तो यहाँ पर सर प्रथा है कि जैसे यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग लाते हैं, शवों को दफनाते हैं नदी के किनारे पर। हजारों की संख्या में उस दौरान जो है वो गंगा के तट पर वहां पर दफनाया गया था। और आज आज भी हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि सर आज थोड़ी सी अधिकता है, मतलब शवों की अधिकता है, लेकिन प्रथा ये सर पुरानी है गंगा तट पर शवों को दफनाने की। सर, आपने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या।
इसमें कोई शक नहीं है कि लाशों की संख्या ज्यादा है, जो दफनाए गए लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन ये 2018 में भी था, 2015 में भी था, तो 2021 में बवाल क्यों मचा? इसी पर करेंगे आज हम बड़ी बहस। और हमारे साथ मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी हमारे के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्ण जी मौजूद रहेंगे, हमारे साथ रजा साहब होंगे, मोहसिन रजा साहब जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता सुरेंद्र भदौरिया जी रहेंगे और माधव आनंद जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इस विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला और हम आपको एक बार फिर बता दें, आज बहुत बड़ी बहस हम करने वाले हैं। गंगा किनारे जो लाशें मिली हैं उसकी वास्तविकता क्या है, उसका सच क्या है। हमने अभी आपको बताया कि कैसे गंगा किनारे जो लाशें मिली हैं उसकी प्रथा पुरानी है। गंगा खास करके प्रयागराज के आसपास के इलाके में, 70 किलोमीटर के आसपास के इलाके में लाशों को दफनाने की एक पुरानी रिवायत है, एक परंपरा है। लेकिन उन तस्वीरों को वायरल करके उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए और कोरोना काल में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। गंगा में बहती लाशों को दिखाया गया और पूछा गया कि भाई ये लाशें क्यों बह रही हैं। लेकिन 2015 में भी ऐसी लाशें बही थी। फिर ऐसा क्या है कि आज इस पूरे मुद्दे पर इतनी बड़ी राजनीति हुई, इतने बड़े स्तर पर राजनीति हुई कि अंतर्राष्ट्रीय अखबारों तमाम दुनिया भर में चर्चा छा गई कि हिंदुस्तान की नदियों में लाशें बह रही हैं। इस मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, छोटे सा ब्रेक, तुरंत वापस आ रहे हैं। हमारे 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र भदौरिया जी और माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। सबसे पहला सवाल मोहसिन रजा साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तस्वीरें हमने 2015 में देखी थी गंगा में तैरती हुई लाशों की, उस वक्त भी अखबारों में रिपोर्ट हुआ। 2018 में जब कुंभ की तैयारी हो रही थी उस वक्त भी अखबारों में ये तस्वीरें छपी कि किस तरह से लाशों को दफनाया गया गंगा के किनारे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन आज 2021 में अगर गंगा में लाशें हैं, अगर गंगा किनारे लाशों को दफनाया जाता है तो ये सब कुछ कोरोना की वजह से हुआ है और ये आपकी सरकार की लापरवाही है। देखिए अजय, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे महामारी के दौर में जिस तरह से खास करके कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ऐसी राजनीति करी गई जिसमें देश को कहना चाहिए विदेशों में बदनाम करने की कोशिश की गई। जब देश में इनको सबको हमको सामूहिक लड़ाई लड़ना थी अपने कोरोना के दौरान। ये बात राजनीतिक दलों का काम यही होता है कि इस तरह की परिस्थितियों में हम सब एक साथ मिलकर देश के एक एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं, ना कि दुष्प्रचार करने में लग गई कांग्रेस चाहे सपा हो, क्योंकि इन्हें लाशों पर ही हमेशा राजनीति करना थी। ये इन्होंने साबित किया कि ये इंतजार करते हैं कि हमें कुछ इस तरह हो, इधर उधर लाशें बह रही हो, कहीं पर इस तरह की चीजें दिख जाए, हम उसको भुनाने का काम कर लें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय पर पूरे देश ने देखा कि देश की छवि को खराब करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से इसमें संघर्ष करते हुए अपने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, तो दूसरा कोई बोल पड़ा कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। तो कोई बोला कि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस बोली, ये बोली। हमारे बड़े भाई बैठे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो जवाब देंगे, बहुत अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि वो एक दिन भावुक हुए थे। मुझे लगा कि उनको वाकई में देश के लोगों के प्रति भावना उनकी निकली, उनके चेहरे पर आई। लेकिन अपने नेताओं को भी उन्हें समझाना होगा कि इस तरह की ओछी राजनीति जो कोरोना काल में की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से कोरोना में संक्रमित रहते हुए जनता की चिंता करते हुए हमारे तमाम अधिकारी कोरोना के संक्रमित थे, उसके बाद भी 23 करोड़ जनता को अजय एक मिनट मैं लूंगा, उनको बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया। उसके बाद जैसे ही कोरोना संक्रमण से बाहर आए आदरणीय योगी जी ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों का दरवाजा नॉक करके पूछ रहे हैं आपको राशन मिला कि नहीं मिला, आपको दवा मिली कि नहीं मिली, किसी को सहायता राशि मिली कि नहीं मिली। इस तरह का काम किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और ये जो परंपरागत तरीके से लाशें दफनाने का काम जो पहले की पिक्चरें आई हैं, ये पिक्चरें ये दर्शाती हैं कि कांग्रेस को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश की छवि को आपने विदेशों में खराब करने का प्रयास किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, देखा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपसे ज्यादा धर्म को कौन जानता है, लेकिन ये जो परंपरा है, ये जो परिपाठी है, इस पर राजनीति का कलेवर चढ़ाकर सरकार को बदनाम करना या सरकार के ऊपर लांछन लगाना क्या अपने आप में सही है? अजय कुमार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
मैं आपसे सहमत हूं और मोहसिन रजा साहब बड़े सीनियर नेता भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के जिम्मेदार पद पे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहना क्या चाहती है। क्या यूपी की सरकार ये कहना चाहती है कि ये लोग जो गंगा के तट पे जिनकी लाशों को पाया गया, कुत्ते गिद्ध तक नोचते हुए देखे गए, सारे देश की नहीं पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको दिखाया, क्या जो अंतिम संस्कार हुए हैं, चिताएं जल रही हैं, ये सब 18 में मर गए थे लोग? दूसरा सवाल ये है मेरा मोहसिन रजा साहब से, वो कह रहे हैं कि ठीक है वो जो कपड़ा उतारते हुए दिखाए गए कि ये फोटो जो है ये पुराना है, हो सकता है पुराना हो, मैं तो नहीं कह रहा कि मैंने तो किसी के भी पार्थिव शरीर से कपड़ा उतरता हुआ भी नहीं देखा, मैं उतारने भी नहीं गया। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हम जिन लोगों ने अपने अपने नजदीकी लोगों को खोया है, गंगा में बहती हुई लाशें तो आपके टेलीविजन पे भी दिखाई गई, दुनिया के सारी मीडिया ने दिखाई, प्रिंट मीडिया सब झूठे हैं। क्या लोग मरे नहीं? गांव में हाहाकार, लोग तड़पे नहीं? बिहार गाजीपुर से लेकर के और तमाम जहां तक गंगा सागर तक गंगा जाती है उसके किनारों पे लाशें नहीं मिली? ये कहना क्या चाहते हैं? ये पेंडेमिक काल है क्या विपक्ष की? आचार्य जी, मैं इसमें एक चीज खाली स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि हम बहस को और सुचारू तरीके से आगे बढ़ाएं। हम सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं और ये तस्वीरें जो पहले आती रही हैं वो ये प्रदर्शित करती रही हैं कि एक परंपरा रही है इस खास करके पूरे बेल्ट में, उन्नाव से लेकर कानपुर तक, इलाहाबाद तक, जहां पर आप इस तरह की बातें देखते रहे हैं, प्रयागराज तक। तो फिर अचानक से सिर्फ ये कहना कि सारी लाशें सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से है, ये तो थोड़ा ज्यादा। अजय कुमार जी, जब से सृष्टि बनी है आप तो बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति हैं और मैं आपके विद्वता को प्रणाम करता हूं और एप्रिशिएट भी करता हूं, और मोहसिन रजा साहब भी बड़े दानिश्वर इंसान हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, जब से जीवन शुरू हुआ मृत्यु तभी से है, बीमारी भी है। किसने कहा कि बीमारी पहली बार आई है? हमने कब कहा कि कोरोना जो है वो योगी जी ने फैला दिया? हमने कब कहा कि कोरोना को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी लेके आए? हमने नहीं कहा, ना कोई कह सकता है। आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्धत्व की बात की जाए ना, बुद्धू होने से काम नहीं चलेगा। सवाल इस बात का है कि जो हालात बने वो बने, लेकिन उसके लिए जो तैयारियां 6 महीने से की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। क्या ऑक्सीजन के लिए लोग नहीं तड़पे? क्या वेंटिलेटर के लोग नहीं तड़पे? क्या किसी हॉस्पिटल में बेड के लिए रिक्शे पे, साइकिल पे, ट्रैक्टरों पे, मोटरसाइकिलों पे, कारों में अपने अपने परिजनों को लेकर के लोग नहीं तड़पे? क्या बिना ऑक्सीजन के लोगों ने दम नहीं तोड़ा? क्या शमशान घाटों पे लाइन नहीं लगी? सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती देखी गई। तो सवाल इस बात का है कि इसको झुटलाना चाहती है कि यूपी गवर्नमेंट? अगर इसको झुटलाना चाहती है तो उन लाखों परिवारों से माफी मांगनी पड़ेगी मोहसिन रजा साहब, जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, जिन्होंने अपनी माओ को खोया है, जिन्होंने मोहसिन रजा साहब आपका जवाब देने आचार्य जी। सुधेन जी, मैं इसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मोहसिन साहब, देखिए, जो बात हमारे आचार्य जी ने की है, अपने आप में उन्होंने कई बातें खुद ही स्पष्ट कर दी हैं कि पैंडेमिक है, ये कोई लाया नहीं है, और पैंडेमिक में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है और उसमें देखा जाता है कि जिसका शासन है उसकी इच्छा शक्ति क्या है। इच्छा शक्ति आदरणीय मोदी जी ने भी देश को दिखाई और इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज कोरोना वैक्सीन हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 1,68,00,000 लोगों को लग चुकी है, जिसको लेकर आपत्ति की जा रही थी। लॉकडाउन को लेकर सब प्रश्न कांग्रेस ने उठाए और आज उन्होंने कहा कि ये जो लाशें और ये जो जल रही हैं और लोग ऑक्सीजन से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने बड़े भाई से कि आप ये बताइए, 60 वर्षों तक आपने हुकूमत की और इस तरह के पैंडेमिक में अगर इस तरह की चीजें कम हो गई थी तो उसका जिम्मेदार आप नहीं थे। आपने तो 60 वर्षों शासन किया और 7 वर्षों में और 3.5 वर्षों में आदरणीय योगी जी ने 4 वर्षों में हमने सारी व्यवस्था को 1 महीने में संतुलित कर लिया। हम इस संक्रमण पर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ले गए। हमारी इच्छा शक्ति थी आदरणीय योगी जी की, और मोदी जी को भी धन्यवाद करते हैं हम कि उन्होंने मनोबल बढ़ाया वैज्ञानिकों का, जहां पर विपक्ष ने मैं जरा सुधेन जी को अब यहां शामिल करने का काम किया। सुधेन जी, आप क्या कहते हैं, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की और कहा कि देखिए यहां पर नदियों में लाशें बहती हैं, क्या ये ज्यादा नहीं था? क्या ये अतिशयोक्ति नहीं थी? देखिए, मैं इस बहस को, जिस मुद्दों को अभी मुझसे पूर्व
दो प्रवक्ताओं ने उठाया है, मैं उसको कोरोना के परिप्रेक्ष्य में और इस समय देश के अंदर संकट पैदा है, उसी परिप्रेक्ष्य में जो उच्चतम न्यायालय है लखनऊ में, जिसके लिए सबके मन में आदर होगा, मैं समझता हूं योगी जी के मन में भी आदर होगा और मोदी जी के मन में भी आदर होगा और हमारे सबके मन में वो आदर है। उन्होंने स्वयं कहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के कोरोना मैनेजमेंट के संदर्भ में कि ये किस प्रकार से चल रहा है और हो रहा है, और मैं कई और उच्चतम न्यायालयों के उदाहरण भी दे सकता हूं जब उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो चुनाव की प्रक्रियाएं इन्होंने तेज की, जिस प्रकार से चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया, जिस प्रकार से ये बिना तैयारी के साथ इनको पूरी शक्ति लगानी चाहिए थी, हम तो सहयोग कर रहे हैं, हमारे सांसद, हमारे विधायक वो सब सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो अपनी निधि भी इनको दे दी है कि भाई आप मैनेज करिए उसको, हमारे 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं सांसद इसके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सरकार का हर स्तर पर सहयोग कर रहे हैं, पर अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है तभी ये भगवान भरोसे चल रहा है, और इस प्रकार की टिप्पणियां करना ये सुधीन जी मुद्दा आज हमारा बड़ा स्पष्ट है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुद्दा हमारा बड़ा स्पष्ट है। जिन तस्वीरों को दिखाकर ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की गई कि आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ लाशें बह रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल है, लोग मर रहे हैं, लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। क्या यह तस्वीर सही है? क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री है, 2015, 2018, 2021 ऐसी ही तस्वीरें रही हैं। देखिए मैं एक चीज कह दूं अजय जी, अगर लोगों का इस प्रकार से इंतकाल नहीं हो रहा होता तो मैं आपको इटावा जनपद का ही बता दूं, कहिए जिस जिले का बतला दूं आपको, वहां पर आप जाके आप स्वयं सर्वेक्षण करवा लीजिए अपने चैनल से भी, और एक आयोग बैठाइए सरकार से कहिए, वो आपको बतला देगा कि हर जिले में किस प्रकार से, मैं आपको बतला रहा हूं लखनऊ राजधानी है, वहां पर किस प्रकार से सरकार घोषणा करती इतनी मृत्यु हुई, उनके आप जाइए वहां पर जहां पर चिताएं जल रही हैं, वहां पर वो जो नाम श्रृंखला जो लिखे गए हैं उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। मैं कहना ये चाहता हूं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ना हम मुकाबला में बैठे हुए हैं राजनीति करने के। हम चाहते हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। चलिए इसका जवाब मोहसिन नवाज साहब दे रहे हैं। मोहसिन नवाज साहब प्लीज इसका जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं आनंद जी के पास चलूं। मैं ये बात कह दूं कि अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे, अगर अपनी कमी को नहीं महसूस करेंगे, और अगर अपनी कमी को महसूस करेंगे तभी सुधार करेंगे। अगर इसी तरह बात बहुत अच्छी करी, तो राजनीति नहीं होना चाहिए, और इस पर इतनी राजनीति विपक्ष ने की है, कोई कार्य नहीं किया है। कार्य तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी ने और उनकी इच्छा शक्ति सबने प्रदेश में देखी है, क्योंकि हम 30 अप्रैल को जहां हमारे पास 300 केसेस थे संक्रमित, आज हम आंकड़ा अगर देखें तो बहुत नीचे आ चुका है 6-7 के अंदर। तो ये इच्छा शक्ति थी, और आज जिस तरह से घर घर जाकर कोरोना पेशेंट्स को बात करना, मिलना आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी थी, लेकिन सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी से भागे हैं, और आदरणीय योगी जी और उनकी सरकार, उनका तंत्र और तमाम समाज सेवी संगठन जो सामने निकल कर आए हैं, विपक्ष ने घर से बैठकर सिर्फ ट्वीट किए हैं। ऐसे समय में यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विदेश में छवि खराब करने का काम किया है, और हम मानते हैं जो लोग हमारे बीच से गए, हमें उनका बहुत दुख है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच से कोई भी जाए। हमने इसलिए कोरोना पर बहुत तेजी से काम किया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। तो ये पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा। WHO ने एक मिनट WHO ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की प्रशंसा यूं ही नहीं की है, यहाँ का प्रबंधन देखा है, तब WHO ने दूसरी बार आपके उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। ये अपने आप में किसी को बादल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके पास अभी नहीं आ रहा, बस एक सवाल जरा मैं आचार्य जी के पास रख दूं। आचार्य जी, आज ही मैंने एक ट्वीट किया है, आज से 24 घंटे पहले एक बड़े प्रमुख अखबार ने खबर छापी राजस्थान के संबंध में। उसने ये लिखा कि 25 जिलों में उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, राजस्थान की सरकार ने कहा कि कुल आंकड़ा मरने वालों का 512 है, जबकि उस अखबार ने खुद 25 जिलों में सर्वे किया और पाया कि 14,482 लोगों की मृत्यु हुई थी।
तो ये राजस्थान का आंकड़ा है। मौत का आंकड़ा कौन कहां कैसे छिपा रहा है ये तो हम लगातार देख रहे हैं। फिर इस पर क्यों राजनीति इतनी हो रही है? क्यों उत्तर प्रदेश में गंगा में तैरती तस्वीरों को इतने बड़े प्रमुखता से सामने दिखाया गया? आचार्य जी, अजय जी, मुझे दो सेकंड का हस्तक्षेप करने का मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय कुमार जी, मुझे बताएं कि अगर मौत उत्तर प्रदेश में हो रही है तो खराब है और राजस्थान में हो रही है तो अच्छी है, ये किसने कह दिया? अगर लोग राजस्थान में मर रहे हैं तो, महाराष्ट्र में मर रहे हैं तो, पंजाब में मर रहे हैं तो, उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं तो मर रहे हैं ना, वो हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं। अजय कुमार जी, अगर कोई सरकार मौतों को छुपाना चाहती है तो उसके कृत्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है, मोहसिन रजा साहब इतने जिम्मेदारी के पद पे हैं, अभी योगी आदित्यनाथ जी की आरती उतार रहे थे, उतारो, मुझे तो खुशी हो रही है, एक साधु की आरती आप उतार रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बर्बादी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मोहसिन रजा साहब? क्या ये झूठ है कि गंगा के किनारे लाशें बहती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या ये झूठ है कि गंगा के किनारे पर उनको चील कौवे खा रहे हैं? मुझे मोहसिन रजा साहब बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा, मैं आपके बीच में कतई नहीं बोलता और मैं ये तवक्को करूंगा कि आप ना बोलें। आप कुछ भी कहिए, मेरे सवालों का जवाब आप देंगे, मुझ पे हमले कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं, सूली पे भी चढ़ाएंगे तो तैयार हूं आज चढ़ने को, लेकिन एक सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आप सरकार हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं, हम तो जनता है साहब। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में एक प्रार्थना है, एक आप पर सवाल करना है। सवाल करने की इजाजत सरकार दे नहीं रही है, सवाल करने वालों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। तो मोहसिन रजा साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी मंजर दुनिया ने देखा है वो गलत है? क्या लोग नहीं मरे? और दूसरा सवाल ये, जब थोड़े से पेशेंट थे तब पूरा देश बंद किया गया, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि लॉकडाउन, तो किसी ने उफ की, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारे बंद, चर्च बंद, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव होंगे, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारे बंद, चर्च बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद, कांवड़ की यात्रा बंद, कुंभ भी शॉर्ट हो गया, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव नहीं रोके गए। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन से कोरोना फैल सकता है तो फिर सरकार पे सवाल नहीं उठेगा कि भाई आपने बंगाल का चुनाव क्यों कराया, आसाम का क्यों कराया, आपने केरल का चुनाव क्यों कराया? क्या चुनाव की भीड़ में कोरोना नहीं जाता है और कुंभ की भीड़ में कोरोना जाता है? मरकज के जमातियों से कोरोना फैलता है और नेताओं से कोरोना नहीं फैलता है। मोहसिन साहब जवाब दिए इसका। मोहसिन साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। मोहसिन साहब। प्रमोद जी, देखिए सही बात है, जब हम सरकार में हैं सवाल भी हमसे होंगे और जवाब हमने जनता को दे दिया है। आरोप लगाने के लिए विपक्ष है, और प्रमोद जी अगर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो लगाना चाहिए, उनको लगाना चाहिए, सुदीन जी को लगाना चाहिए, सपा को लगाना चाहिए, लेकिन प्रदेश और देश की जनता ने क्या देखा और हमारी किस तरह से सरकार ने काम किया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। आप लाशों पर राजनीति करिए, हम लाशें गिनने नहीं गए, हम दरवाजे दरवाजे लोगों को बचाने के लिए गए, आप लाशें गिनने गए। ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे नेता भी देश में हैं जो सिर्फ लाशें गिनने निकलते हैं, सुबह से किसी भूखे को खाना देने नहीं जाते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। प्रमोद जी, आप हमारे आचार्य भी हैं, हम आपकी सम्मान में कह रहे हैं बात। आप एक दिन भावुक हुए थे, एक चैनल पर आप रो रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश के लोगों की लाशों पर राजनीति की है। ये उसी का परिणाम है जो आपको भी आज कहना पड़ रहा है। चलिए माधव जी के पास चलता हूं, माधव जी के पास चलता हूं। माधव जी, जो लोग चले गए, बड़ोरा जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन माधव जी के पास। माधव जी, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपके पास पहले नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो हो रहा है, जो गंगा किनारे लाशों का जो पूरा प्रकरण है, क्या ऐसा नहीं है कि वास्तविकता से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है? अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो आपने सबको मौका दिया और मैंने सबको सुना। अब मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो कांग्रेस लीड कर रही है, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, हम लोग के बिहार में आरजेडी हो और तमाम अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां हो, सब जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को जो है सो धूमिल करने के लिए बैठी हुई है, प्रोपोगेंडा फैला रही है। आदरणीय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का ये लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, टूल किट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, टूल किट तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है, कोरोना को इंडियन स्ट्रेन कहना
कहना या कहना कि नहीं ये स्ट्रेन इंडिया में पैदा हुआ है, क्या दिखाता है कि वैश्विक स्तर पे क्या आप भारत की जैसे किस रूप में जैसे आप जैसे भारत के लिए प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक शव की बात है तो यूपी में तो पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है, कुछ हिंदुओं परिवार में ये परंपरा पहले से भी रही है, आज से नहीं, पुरखों की बात मैं कर रहा हूं, जहां शवों को दफनाया जाता है, गंगा में बहाया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। और जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना के संक्रमण से संघर्ष कर रहा है, युद्ध में हम लोग सब लगे हुए हैं, एक एक भारतवासी की जान कैसी बचाया जाए उसमें लगे हुए हैं, वहां दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी ऊंची राजनीति पे उतर आए हैं। अगर देश में कुछ संकट है तो इस संकट की घड़ी में भी क्या राजनीतिक अवसर तलाशने की जरूरत है? नहीं, यह राजनीतिक अवसर तलाशने की जरूरत नहीं है। क्या गलतियां हुई, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग के पास पर्याप्त समय है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, उनके कार्य करने की जो शैली है, क्या उनकी ईमानदारी पे कोई डाउट कर सकता है? क्या उनके अपने परिवार के लिए क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। अगर किया उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए साहब। मैं देखता हूं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपकी बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि ये अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है जी। अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की शुरुआत किसने की? किसने यहाँ पर मोटेरिया स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप रैली करवाई? किसने उनके देश की धरती में जाकर ट्रंप के लिए वोट मांगे? ये सारे के सारे खुद अंतर्राष्ट्रीयकरण करने वाले लोग, खुद दोषी लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, कह रहे कुछ हुआ नहीं, हजारों कोरोना वॉरियर कह रहे कि हमने किया, पर इनको पूछिए कि आपने किया? तमाम जो कोरोना वॉरियर डॉक्टर हैं, हजारों की संख्या में पूरे देश दुनिया के सामने आंकड़े हैं, क्यों नहीं मोदी जी की सरकार एक आयोग बैठा दे सुप्रीम कोर्ट और इंपॉर्टेंट लोगों के एक नेतृत्व में और जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, पता चल जाएगा कितने कोरोना जी, जांच किस बात की हो, जांच किस बात की हो, योगदान है, कितना डॉक्टर्स का योगदान है, जांच किस बात की हो? सवाल तो ये भाई, ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने तो विजय पा ली। नहीं सुनील जी, जहां तक हम मोहसिन जी की बात समझ पा रहे थे, उनका ये कहना है कि लोगों की मौतें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पर दिखाया गया कि मौतें हुई हैं, ये सही नहीं है। पुरानी तस्वीरों को और आज की तस्वीरों में जहां पर लोगों की परंपरा रही है, उस चीज को यह कहकर बतलाना अंतर्राष्ट्रीय जगत में और देश में भी, ये देखिए ये पहली बार हो रहा है, ये अपने आप में गलत है। उनको इंगित किया जाए, हमने नहीं बताया, जिनको बताया हो, जिन मीडिया के लोगों ने बताया, जिन्होंने दिखाया है, और जो तस्वीरें छपी हैं जी कुत्तों की, चीलों की, कौओं की, वो उसकी जांच कर ली जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, नकारात्मक राजनीति से बचिए, नकारात्मक राजनीति। चलिए अब यही चीज में जरा आचार्य जी के पास लेकर चलो। आचार्य जी, बिल्कुल आचार्य जी, अब यही मुद्दा आइए जरा मुद्दे पर अब जरा हम एकदम तार इस पर बहस कर लें। मैं आपको 2015 के कई ऐसे इंटरनेशनल आर्टिकल्स दिखा सकता हूं, अभी आपके सामने द गार्जियन ने इसको छापा था 14 जनवरी को, उसके बाद DNW ने इसको छापा था, लॉस एंजलिस टाइम्स ने छापा था। लॉस एंजलिस टाइम्स की हेडिंग भी आपको बताता हूं, अबाउट 80 बॉडीज फाउंड इन इंडियाज गंगा इन एन एपरेंट बरियल। 2015 की ये हेडलाइन है लॉस एंजलिस टाइम्स की। तमाम अखबार उस समय छापे गए थे, सब कुछ ये छप रहा था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देश की छवि खराब हो रही है, और उस वक्त की उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आज भी गंगा में उसी तरीके से तस्वीरें हैं। तो क्या यह प्रचलन पुरानी नहीं है? क्या यह प्रथा पुरानी नहीं है? उसमें इजाफा जरूर हुआ होगा, लेकिन पूरे तरीके से कह देना कि सबका सब सिर्फ कोरोना की वजह से है, यह तो अतिशोक्ति है ना आचार्य जी? मौत सिर्फ कोरोना से होती है और वैसे नहीं होती है, ये कौन कह सकता है? इस दुनिया में अगर कोई इतना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है कि मौत सिर्फ कोरोना से हो रही है और किसी और बीमारी से नहीं है, या मनुष्य का तो जो जन्म है तो मृत्यु सुनिश्चित है। अजय कुमार जी, ये कौन सा सवाल हुआ? मैं मोहसिन रजा साहब अभी बड़े खुशी बता रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी रोए थे। अरे भाई हाँ, मैं रोया था, मैं आज भी रो सकता हूँ। जो भाई अपनी बहन खोता, मैं उसके दर्द को महसूस करता हूँ। जो बेटा अपनी माँ खोता, मैं उसके दर्द को महसूस करता हूँ। मुझे तो रोना आ जाता है। और आज भी कितने भाइयों की बहनें गई होंगी और जा रही होंगी, आज भी हॉस्पिटल्स के क्या हालत है। मेरा सवाल ये नहीं है मोहसिन रजा साहब, क्या मैं रोता हुआ आपको अच्छा लग रहा हूँ? मैं क्यों रो रहा हूँ?
मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो लोग मर रहे हैं तड़प तड़प के, उनका दर्द जो परिवार वाले महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं, आप भी महसूस करेंगे, आपको भी करना चाहिए, अजय कुमार जी को भी करना चाहिए। कितने पत्रकार चले गए, कितने डॉक्टर चले गए, और अफसोस की बात यह है कि सरकार के से सवाल करने वाला अगर कोई संत महात्मा है तो वो तो दुष्ट हो जाता है, और सरकार का समर्थन जो महात्मा कर रहे हैं वो 1000 डॉक्टरों की मौत का मजाक बना रहे हैं। वो डॉक्टर मेडिकल साइंस पे आरोप लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, उनके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। तीसरा सवाल मेरा यह है, माधव आनंद जी बड़े फक्र से कह रहे थे कि भाई सकारात्मक राजनीति करो। अरे भाई, बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में, पटना में, मोतिहारी में, सुपौल में, जो दरभंगा में जो हॉस्पिटल्स की तस्वीरें आई हैं वो किसी ने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली क्या? दुनिया ने देखी नहीं है क्या? जहां तक सकारात्मक राजनीति करने का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, मैं कहना शुरू कर देता हूं, वो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हर आदमी को बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लोग मर नहीं रहे हैं, लोग अपने आप मर गए हैं, ये तो आत्महत्या कर रहे हैं, कोरोना बिल्कुल भाग गया है। और बताओ, हो गई सकारात्मक राजनीति? क्या वाहियात बातें हो रही हैं अजय कुमार जी? मोहसिन साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, बिहार के संदर्भ में माधव जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं मोहसिन साहब के पास आ रहा हूं। माधव जी प्लीज। माधव आनंद जी भी जवाब दे, 5 सेकंड और ले रहा हूं माधव आनंद जी की अनुमति से। माधव आनंद जी, अच्छा सुनिए प्लीज, एक मिनट, आचार्य जी 5 सेकंड और ले रहे हैं जी। 5 सेकंड ले रहा हूं। माधव आनंद जी, इस देश के अंदर कौन है पॉलिटिकल पार्टी का नेता या कौन पॉलिटिशियन है जो बिल्कुल वाहियात बातें करके ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने का, देशद्रोह करेगा? आपको लगता है किसी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो इस देश के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं आपके विरोध में हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता जेडीयू राष्ट्र के खिलाफ है। मेरे खिलाफ हो सकती है, बीजेपी के हम विरोध में हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता बीजेपी राष्ट्र के खिलाफ राजनीति कर सकती है। आप विपक्ष पे आरोप ये कैसे लगा देते हैं? मेरी समझ से परे। चलिए माधव जी जवाब दीजिए। आचार्य जी की बातों को मैंने सुना, उन्होंने बिहार की इस बात भी की, कई जिलों की बातें की। आपको ये समझना होगा कि बिहार में आज रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। तो आखिर रिकवरी रेट कैसे 90% से ज्यादा है? आज संक्रमण का रेट कैसे कम हुआ? जो लोग भी जो बचे हैं या संक्रमण से उबर चुके हैं, तो आखिर बिहार सरकार ने ही व्यवस्था की, केंद्र सरकार ने भी मदद की, बिहार सरकार ने व्यवस्था की। जहां तक आचार्य जी आपने कहा ये महामारी है, महामारी में कितनी भी व्यवस्था आप कीजिए, आप जानते हैं मुझसे ज्यादा आप योगी व्यक्ति हैं, आप आचार्य हैं, और जब महामारी जब होता है तो महामारी में कितनी भी व्यवस्था कीजिए, कमियां रहती है और उस कमियां को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मुझे यह कहने में कहीं कोई चाहत नहीं है कि अप टू द मार्क, चाहे बिहार, चाहे यूपी, चाहे कोई अन्य स्टेट है, या आपके जो कांग्रेस शासित प्रदेश भी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि कमियां रहती है, वहां कमियां की गुंजाइश है, लेकिन हम लोग सुधार कर रहे हैं हर जगह। इसीलिए यह कहना कि बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में, उसमें नहीं जाना। जहां तक आपने कहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन व्यक्ति चाहेगा, कौन पॉलिटिकल लीडर चाहेगा, ये जी हां, अगर जहां आप इंडियन स्ट्रेन कहेंगे, जहां आप कहेंगे कि नहीं इंडिया ने ये पैदा किया है, वहां भारत की जैसे किस रूप में वहां मैसेज जा रहा है, आप देख लीजिए। आप आज यूएस के पेपर में क्या छप रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। आज अगर आप अच्छी, मैं कहता हूं कि कमियां हैं, सरकार में कमियां हैं, ये व्यवस्था होनी चाहिए, मैं इसे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आप जब कुछ बोलते हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाता है, वहां भारत की छवि खराब होती है। मैं नकारात्मक उस संदर्भ में कहूं, अभी वो वक्त नहीं है कि हम लोग नकारात्मक राजनीति करें। चलिए अब मैं जरा मोहसिन साहब के पास चलता हूं। मोहसिन साहब, देशवासी, आचार्य जी ने आपके ऊपर कई सवाल खड़े किए, आपके सरकार पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। मोहसिन राजा साहब, देखिए, ये तो साफ देख रहा है पूरा देश इस डिबेट में कि राजनीति कौन कर रहा है और इच्छा शक्ति से काम कौन कर रहा है। माधव जी ने बहुत अच्छे से मतलब विस्तार से जवाब दे दिए हैं, लेकिन जो सवाल उन्होंने मुझसे किए, आप कांग्रेस को मत रोइए, देश के लोगों के लिए अगर आप रोएंगे मुझे अच्छा लगेगा। कांग्रेस को तो देश रो रहा है पूरा, इसलिए रो रहा है कि ये व्यवस्थाएं जो चरण भारत थी, अगर ये व्यवस्थाएं पहले से थोड़ा बहुत भी अगर अच्छी नहीं होती तो इस समय ये स्थिति भी ना आती। मैंने कहा कि पैंडेमिक में बहुत सी कमियां रही होंगी, लेकिन हम सब सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे। जो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की है, वो इच्छा शक्ति दिखाइए, गरीब के लिए निकल के खड़े होइए, परेशान के लिए निकलिए, सड़क पर आइए। ट्वीट करके काम नहीं चलेगा। आज ऐसे ही संक्रमण हमने कंट्रोल नहीं कर लिया है, हमारी इच्छा शक्ति थी, हमने काम किया है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जहां रिजल्ट अच्छा आया है, जहां व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, 60 वर्षों तक आपने ढकेला हुआ था स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य बहुत अच्छी नहीं थी देश में, लेकिन 7 वर्षों में केंद्र। अब आचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। मोहसिन साहब ने अब सरकार का पक्ष रखा, लेकिन एक सवाल, एक कौतूहल मेरे मन में भी है, इसे भी शांत कर दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जो अखबारों में छपी
और उसके साथ साथ खुद उनके जो कार्यकर्ताओं के द्वारा तस्वीरें थी उन्हें ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया और पूछा कि ये लाशें क्यों बह रही हैं। अब जरा बताइए, जब 2015 में भी ऐसी ही लाशें बहती हुई दिखी थी, 2018 में भी दफन लाशें ऐसी ही थी, तो अचानक से तो सारी लाशें एक दिन में तो आई नहीं, ये पुरानी परंपरा ही थी ना। तो फिर इसे सीधे एक मुद्दा बनाकर सामने प्रदर्शित कर देना, तो आप तो सरकार को घेर ही रहे हैं ना, आप इस पर राजनीति तो ही कर रहे हैं। या मैं गलत समझ रहा हूं तो मुझे आप ठीक कर दीजिए आचार्य जी। अजय कुमार जी, पंडित नेहरू जब थे और देश आजाद हुआ था तो संसद में भी उनसे सवाल पूछा जाता था, सड़क पे भी पूछा जाता था। इंदिरा गांधी से सवाल पूछा गया, राजीव गांधी से सवाल पूछा गया, नरसिम्हा राव से लेकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सबको कटघरे में खड़ा किया गया। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आप खुद सवाल पूछते थे, विपक्ष सारा का सारा क्या क्या कहता था, जरा जरा सी बात पे उनको चूड़ियां तक भेंट की जाती थी। तो इसका मतलब यह है कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अगर प्रियंका गांधी अगर ट्वीट कर देती हैं एक फोटो, तो क्या उनको ये राइट नहीं है? क्या वो फोटो उन्होंने गलत ट्वीट किया? अगर उन्होंने गलत ट्वीट किया तो उन पर मुकदमा करिएगा, लेकिन अगर सही ट्वीट किया तो आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं कोई सवाल ना करे? क्या प्रियंका गांधी ने जिस समय पहला वाला दौर था कोरोना का 1000 बसें दी? मोहसिन रजा साहब, आपकी तो इतना तंग दिल है, आपका इतना छोटा दिल है। भारत तो विराटता की बात करता है, भारत तो विशालता की बात करता है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व का उद्घोष करते हैं। और आपकी सरकार कि विपक्ष की एक नेता अगर 1000 बस मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए दे रही है, आपने उन्हें ठुकरा दिया, आपने उन्हें वापस कर दिया। अभी 10 सेकंड और चाहता हूं, मोहसिन रजा साहब आप जवाब देना, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मोहसिन रजा साहब आप संयम तोड़ रहे हैं, आप सीमा तोड़ रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, हम प्रदेश और देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, आप और हम सरकार हैं, हमें सुझाव अरे आप दीजिए, सरकार हैं, हमें सवाल मत कीजिए। मोहसिन रजा साहब सरकार है, आप सुनिए, खुद आपको करते हैं, मेरा सवाल नहीं सुना जा रहा आपसे। लगती है आचार्य जी, मेरा सवाल नहीं सुना जा रहा। काम किया, हम तो आपके जहरीले तमाम हमले झेलते, खड़ी नहीं दिखाई दी, आपके जहरीले हमले झेलते, अच्छा नेता देश जहर में बुझे हुए तीर झेलते हैं, जिसकी छवि हम आपके जहर में बुझे हुए तीर झेलते हैं। आपसे सवाल नहीं सुना जा रहा, आप ऐसे समय में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, आपसे सवाल नहीं सुना जा रहा, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपने जनहित मेरा सवाल आपसे सुना नहीं जा रहा। हम रोज आपके जहर में बुझे हुए तीर झेलते हैं। मेरा सवाल तो कांग्रेस जनहित के काम सवाल तो नहीं करती है। अच्छा राजा साहब जरा आचार्य जी की बात तो सुन ही लेते ना, प्लीज। आप कांग्रेस को गाली दीजिएगा, हम आपके प्रवक्ताओं के रोज जहर में बुझे हुए तीर झेलते हैं। आप सवाल तो सुन लीजिए, सरकार है मैं तीर नहीं मार रहा हूँ, मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा लाशें गिनने का काम किया है। देश के लोगों की लाशें देखकर कांग्रेस खुश होती है, क्योंकि उसे विपक्ष को बताना होता है। देश जानता है पहली लहर के बाद कोई लाशें देखकर राजनीति करेंगे, शर्म की बात है। देश जानता है हमें हम अगर तैयारी करते तो हर घर में मातम नहीं होता। देश जानता है अगर आप तैयारियां करते, बेड का इंतजाम करते, ऑक्सीजन का इंतजाम करते, तो इतने मौतें नहीं होती। देश सब जानता है, देश ये भी जानता है कि आप झूठ बोलते हैं, देश ये भी जानता है कि आप झूठी पार्टी बनाते हैं, देश ये भी जानता है कि आपकी सरकार अपने आप को बचाना चाहती है, अपने आप को छुपाना चाहती है। देश सब जानता है, लेकिन असली से सवाल कर रहे हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, आदरणीय योगी जी ग्राउंड पर। राजा साहब आचार्य जी का बहुत बड़ा आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलती है, आप अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौतें हुई ही नहीं। क्या ये आरोप सही है? क्योंकि बहुत संगीन आरोप है। मोहसिन रजा साहब प्लीज। ये अजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात तो कोई कही नहीं रहा है और हम उस पर भी दुख कर रहे हैं, चाहे हमारे मीडिया के कर्मी चले गए हों, चाहे हमारे साथ के नेता तमाम चले गए, विधायक चले गए, देश के करोड़ों लोग परेशान हुए, लाखों लोगों ने जान खोई कोरोना संक्रमण से। लेकिन इनको हम बताना चाहते हैं, ये जो विपक्ष के लोग हैं, कम से कम इन लाशों पर तो राजनीति मत करिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है, देश की छवि खराब करने का नहीं है, ये तो एक एजेंडा चला रहे हैं। सवाल इंसानों की मौत का है, सवाल उनको बेहतर इलाज देने का है, क्योंकि वो काम गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो देश पे काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कांग्रेस को। आज पहला ऐसा प्रधानमंत्री है
जो देश की 130 करोड़ जनता की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री मिला है देश को, इसलिए आप परेशान हैं। आपने तो सिवाय बर्बाद करने के देश को कुछ किया ही नहीं। 10 सेकंड जरूर दीजिएगा प्लीज। चलिए, अब 10 सेकंड का जवाब पूरे तरीके से आचार्य जी आपका, फिर मैं सुधींद्र जी की तरफ चल रहा हूं। प्लीज आचार्य जी। अभी मोहसिन रजा साहब ने कहा कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे देश की चिंता करता है। भाई पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं थे क्या? बाकी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को तो छोड़ ही दो। नेहरू गांधी खानदान का तो नाम सुनते ही आपको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने पहली बार जब मुझ पर हमला किया तो ये कहा था 70 साल में अगर कुछ कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। अरे भाई, ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तो 70 साल की देन है। ये गंगा राम, ये तीरथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ये अपोलो, ये तो सब उसी पहले देन है। और ये जो आपके लखनऊ में सारे हॉस्पिटल, ये तो पहली सरकारों की देन है। आपने क्या किया महाशय, जनाबे आली हुजूरे वाला, जरा ये बताने की तकलीफ जहमत गवारा कीजिएगा, आपकी सरकार ने किया क्या है? हमने किया है वो आपने 60 वर्षों में नहीं किया है। देश की जनता के हितों के लिए जो योजनाएं आदरणीय योगी जी ने तैयार की हैं, हम वो वाली बात पर जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि डिबेट जो है वो डिरेल हो जाएगी। वरना करोड़ों लोगों को, बेघर गरीबों को घर दिया है आदरणीय मोदी जी ने। क्या बात करेंगे? आदरणीय योगी जी ने प्रदेश के गरीबों के लिए घर से निकलकर उनको घर दिए हैं, उनको घर पे अनाज पहुंचाया है, उनको बेरोजगारों को रोजी दी है। ऐसे ही मोदी जी ने देश में किया है। आपने क्या किया? आपने तो गरीबों के कफन। मोहसिन साहब, आपका यही सवाल मैं सुधींद्र जी के पास लेकर चलता हूं। सुधींद्र जी, आपकी सरकारें भी रही हैं उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की। उत्तर बीजेपी तो साफ कह रही है कि आपने कभी कुछ किया ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल बेकार है। देखिए, ये मैं अगर ये किसी दिन और बहस होगी मैं इनको बतला दूंगा कि कितने दर्जन अस्पताल हमने बनाए, ऑक्सीजन तक का प्लांट लगवाया हमने, नोएडा के अंदर लगा हुआ। जाके आपका तो दफ्तर नोएडा में है, आप देख उसके आगे जाके देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल ये उठता है कि जब इतना संकट पैदा हुआ है तभी तो बनारस में जो प्रस्तावक थे मोदी जी के, उनकी बेटी बिलक बिलक के रो रही है, कह रही कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए मर गए हैं हमारे परिवार के लोग। तो कहीं ना कहीं देखिए कमी रही है, और अगर ये कमी को स्वीकार कर लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, इनको रास्ता मिलेगा। अगर जो विद्यार्थी या नेता या जो भी व्यक्ति हो, अगर वो अपनी कमजोरियों को पहचानेगा तभी वो रास्ता खोजेगा। सबसे बड़ी इस समय कमी क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? वो इतना आत्मविभोर है, आत्ममुग्ध है कि सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। ये अगर ये आत्ममुग्ध की जो अवस्था है से निकल कर, इसका जवाब मैं मोहसिन साहब से जरूर लूं, लेकिन माधव जी एक छोटी टिप्पणी आपने, क्या सत्ताधारी पार्टियां आजकल इतनी आत्ममुग्ध हैं कि आप लोग को कहीं कुछ दिखता ही नहीं है? भले वो नीतीश कुमार की सहयोगी सरकार बीजेपी के साथ चलने वाली बिहार में भी क्यों ना हो। जी नहीं, मुझे लगता है कि जब सकारात्मक बातें ये लोग करते हैं, जो कमियों को उजागर करते हैं, अभी किसी कमियों को उजागर करते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम लोग उसको संज्ञान में भी लेते हैं और अपने आप को करेक्ट भी करते हैं। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूंगा अजय जी, जो आचार्य जी ने कहा कि विपक्ष आईना दिखाने का काम करता है, मैं उनके बात से सहमत हूं, लेकिन आईना दिखाने का भी एक वक्त होता है। आप अगर मान लीजिए पूरे विश्व में महामारी फैला हुआ है, कोरोना सिर्फ भारत में नहीं फैला हुआ है, जब महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा हो और वहां आप अपनी भारत की आप शिकायत कर रहे हैं, जबकि पूरी सरकार, हर राज्य सरकार में, आप केंद्र यानी कांग्रेस द्वारा शासित प्रदेशों की भी बात कर रहा हूं, किसी सरकार की यह मंशा नहीं होगी कि हमारे नागरिक की जैसे मृत्यु हो, क्या कोई भी कारण हो, चाहे कोरोना से किसी अन्य कारण से, जहां हर कोई लगा हुआ है एक एक जो है सो नागरिक को बचाने में, वहां आप अगर इस तरह की नकारात्मक बातें करेंगे तो स्वाभाविक है आपका टाइमिंग गलत कहलाएगा। चलिए यही सवाल, मेरे पास वक्त कम है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आचार्य जी, कोई नहीं रोकेगा, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन अभी राजनीति मत कीजिए। चलिए आचार्य जी, एक बड़ा गैंग है जो इस पूरे मामले पर बहुत बड़े प्रमुखता से चीजों को लिखता रहा और कहता भी रहा। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं, पूरी दुनिया भर में इस महामारी की वजह से हर देश ने बहुतों को खोया, लेकिन हिंदुस्तान की जिस तरह से छीछा लेदर करने की कोशिश की जा रही है, क्या यह सही है? देखिए अजय जी, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। सत्ता और सियासत छोटी है, देश बड़ा है। और जब जब देश पे संकट आया है, इस देश का हर पॉलिटिकल व्यक्ति और पॉलिटिकल पार्टीज देश के साथ खड़ी रही हैं। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति देश के मूल्यों और सिद्धांतों पर समझौता करते हुए अपने देश की बदनामी करना चाहेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन दाल में काला कहां पैदा होता है कि सरकार अपने गुनाहों को भी उन पर पर्दा डालना चाहती है। जब विपक्ष सवाल सही साफ दिल से भी करता है,
मैं आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, सारी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि पेंडेमिक काल में अपनी तमाम राजनीतिक स्वार्थों को अलग रख दो, मैं तो कहना चाहता हूं। लेकिन सरकार से भी तो निवेदन करेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा कि आप भी छद्म राजनीति से बाज आओ। अगर आपकी गलती हुई है उसे स्वीकार करो। 6 महीना मिला था जब पहला दौर ये निकला था, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने में हजार बेड हर जिले में बन सकता था। आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो। हम तो आपके हैं, ये देश की जनता आपकी है। इस समय देश की जनता मेरे पास बहुत कम वक्त है आचार्य जी, से मैं समझ चाहता हूं आपसे। मोहसिन साहब, आखिरी जवाब आपका। मोहसिन साहब प्लीज। आप विपक्ष को दुश्मन की तरह देखना बंद करिए। अजय जी, हमारे आदरणीय योगी जी ने लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को पैंडेमिक से बचाने के लिए लगातार काम किए। हमने बेड्स भी बढ़ाए, हमने आइसोलेशन वार्ड्स अलग अलग बनाए, हमने तमाम बेड्स की व्यवस्था की। कोरोना में हमने 1,68,00,000 वैक्सीनेट किया लोगों को लगातार। अब जून से हम पूरे उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को भी वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। और जो बात प्रमोद जी आपने कही है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर एक सकारात्मक सोच के तहत पहले प्रदेश और देश की जनता के हितों की काम करें। आरोप बाद में लगाएंगे ताकि आपके पास समय मिलेगा, आपको बहुत समय मिलेगा। लेकिन आज जो काम आदरणीय योगी जी ने किया है उसकी प्रशंसा आप करिए ना करिए, पूरी दुनिया में WHO ने बताया है कि योगी जी ने प्रबंधन कैसे संभाला और किस तरह से कोरोना से बचाया है लोगों को। ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है, इसलिए आप हमें चली जाए। मैं विनम्र क्षमा चाहता हूं आप सबसे। इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात है जो हम हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।